ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, एक बार मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 0। और क्या था, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। यही हमें अप्लाई करना है हर कंडीशन में, तो हमें क्या करना है, यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखो, आपके डेंसर मीडियम की बात, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये देखो नीचे की तरफ ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। जैसे कि कोई पंछी जो आकाश में कोई बर्ड उड़ रहा है, कोई पंछी उड़ रही है, नीचे से हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो एक्चुअल में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखना है। एक लाइट तो सीधा आ जाएगा इधर, एक लाइट क्या है, एक लाइट सीधा आ जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल रहेगा, तो कोई अंदर उसमें रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। और एक लाइट क्या रहेगा, एक लाइट यहाँ पर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो उसको जाना किधर चाहिए, उसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा टूवर्ड्स पर नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जब ये टूवर्ड्स पर नॉर्मल मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइट कहां से आते हुए हमें दिखेगा, कुछ ऊपर से, और इधर भी लाइट। अब देखो ये एंगल बहुत ही छोटा रहता है, जिसके कारण कि हमें क्या होता है, ये एंगल बहुत छोटा रहता है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दिख नहीं रहा लग रहा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या बन गया, ये इमेज बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन गया, नोट मत करो। ठीक है, ये हाइट हमने क्या बोल दिया, h, और ये हाइट हो गया हमारे पास एपरेंट हाइट, इसे हम क्या कहेंगे, h डैश, और ये यहाँ से यहाँ तक इतना क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। तो पहले h डैश ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये जो एयर है, और ये डेंसिटी क्या होगी इसकी, म्यू है। ठीक है, तब हमें फाइंड करना है। ठीक है, μ2/v, तो μ2 रिफ्रैक्टेड रे किसमें है, म्यू इधर है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्लेन सरफेस से, μ2/v, तो μ2 क्या है, रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, सेकंड मीडियम में, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, v क्या हो गया, h डैश, इज इक्वल टू μ1 क्या है, इंसिडेंट रे इस मीडियम में है, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, h। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो गया, एपरेंट हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इनटू h, h डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इनटू h। यानी हम जितना हाइट पर है उससे क्या है, ज्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन 1। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर h डैश इज ग्रेटर देन h। यानी हमेशा जो रहेगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी अगर हम ऊपर देखते हैं, हमें कोई एरोप्लेन दिखाई पड़ता है किसी हाइट के ऊपर, तो एरोप्लेन जो एक्चुअल हाइट से क्या दिखता है, ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर अब हमसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्ट कितना होगा, तो इसमें शिफ्ट कितना हुआ, और उस कंडीशन में भी बताया था हमने, शिफ्ट जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था तो वहां पर भी हमने बताया था शिफ्ट कितना हुआ। यहाँ पर शिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ, शिफ्ट यही है ना, तो एपरेंट h डैश माइनस h, h डैश माइनस h, तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, h डैश क्या हो गया, h इनटू म्यू माइनस h, तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, h इनटू म्यू माइनस 1, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, h इनटू म्यू माइनस 1, ये शिफ्ट आ गया हमारा। यहां तक किसी तरह का कोई डाउट है, ठीक है, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन थोड़ा तेजी से नोट डाउन कीजिएगा।
शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्लैब, एक स्लैब है जिसका थिकनेस टी है। यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, हम ऊपर से कहीं से देख रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, कहीं से भी हम ले लेते हैं, सपोज दैट हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, अब रे तो यहीं पर जाएगा, लेकिन हमारे पास डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए एंगल को लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट क्या हो जाएगा, t into 1 minus 1/, पिछले क्लास में हमने इसे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम स्लैब में ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हम अभी हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है स्लैब के ही ऊपर रखा है, यानी स्लैब के एंड पॉइंट पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, ये स्लैब का थिकनेस क्या है, t, ठीक है, बीच में क्या आ गया, स्लैब आ गया, ये ऑब्जेक्ट स्लैब में ही रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे देखने के बीच में हम कहीं यहाँ से देखते हैं, ठीक है, हम कहीं यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो उतना जो भी समझ रहे हैं, एक रे तो सीधा आया, ठीक है, ये हो गया, एक रे यहाँ पर चला गया, और दूसरा रे जो है वो क्या जाएगा, कुछ इस तरीके से रे जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से रे ऐसे गया, अगर रे क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या जाएगा, कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हमने मुड़ा, फिर ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, जाना सीधा ऐसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर इससे कुछ ऐसे मुड़ेगा। अब ये लाइट जो हमें कहाँ से आती हुई दिख रही है, यहाँ से आती हुई दिखी, यही है ना, ये जो लाइट है, ये एक्चुअल में यहाँ जा रहा है, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा क्लियर करने के लिए हमने बना दिया है। अरे ये बता दो, हेलो एल्केन किसको किसको मिल चुका है, हेलो एल्केन, हेलो निट्रोजीन में। चलो यार आगे ध्यान दो, सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो, अपना फिजिक्स के ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो, तो तेरा कल सारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, ठीक है, इमेज बना। तो अब देखो इसमें में क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल में भी शिफ्ट हुआ, और पता है ये शिफ्ट भी कितना निकल करके आता है, ये भी जो शिफ्ट आता है वो भी आता है t into 1 minus 1/μ, यानी हमारा कहने का मतलब है कि इमेज जो यहाँ पर रखा हुआ है या इस ऑब्जेक्ट के बाहर, इस मीडियम के बाहर रखा हुआ है, देखने वाला यहाँ नजदीक से देखे या ऊपर से देखे, वो क्या शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ इसके थिकनेस के ऊपर, इसके थिकनेस के ऊपर कि कितने थिकनेस से होकर के लाइट क्या है, रिफ्रैक्ट किया, लाइट क्या है, पास हुआ है, बस इतना ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं समझना है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दे दे, हो सकता है यहाँ दे दे, तो आपका शिफ्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, ऑलरेडी ऊपर रख दिया, तो वहां यहाँ तक हाइट लेकर के टी की जगह क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इन दोनों डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एक नोट लिखाता हूं, उसको लिखिए। Shift of object as seen by observer, the shift of object
as seen by observer for paraxial rays is independent from the distance of observer from glass slab and it is S is equal to a simplex is S is equal to T into 1 minus 1 by mu. T into 1 minus 1 by mu. T into 1 minus 1 by mu. ठीक है, here T is the thickness of glass slab. ये हमारा स्पेशल ये केस है ग्लास स्लैब का हिस्सा, ठीक है. T into 1 minus 1 by mu. फिर देखते हैं शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू मल्टीपल ग्लास स्लैब. Shift of object due to multiple glass slab. जैसे कि देखिए एक ग्लास स्लैब ये है जिसका थिकनेस T1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. दूसरा ग्लास स्लैब थिकनेस T2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. और तीसरा ग्लास स्लैब है T3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3. ठीक है, यहाँ पर ये देखने वाला है यहाँ से देखा जा रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या होगा, ऊपर बनेगा. इसमें क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट होगा ऊपर होगा. तो इस कंडीशन में जो शिफ्ट होगा तो यहाँ जो शिफ्ट होगा वो S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों के समेशन के. देखो भाई ये भी ग्लास स्लैब अपना अलग से शिफ्ट करेगा, ये ग्लास स्लैब अपने हिस्से का अलग शिफ्ट करेगा और ये ग्लास स्लैब अपने हिस्से का अलग शिफ्ट करेगा. ऑब्वियस सी बात है कि एयर है भाई, ये तीनों का कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. तो जो शिफ्ट करेगा वो टोटल जो शिफ्ट होगा वो होगा T1 into 1 minus 1 by mu1 plus T2 into 1 minus 1 by mu2 plus T3 into 1 minus 1 by mu3. जितना होगा तो तीनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ठीक है, तीनों के ग्लास स्लैब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है.
अब हम देखते हैं इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा। अपरेंट डेप्थ कितना होगा, कि मतलब एक्चुअल डेप्थ ये कहां पर है, T1 प्लस T2 प्लस T3 जो है, इसका अपरेंट डेप्थ कितना कितना नीचे रहेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये कुछ इधर नीचे चला गया, कुछ इसको h मान लेंगे। हो सकता है ये हमने जो नीचे ले लिया है वो h, अगर हमारा क्वेश्चन यहीं पर दिया हुआ रहता तो क्या होता है, h इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाएगा अपरेंट डेप्थ कितना होगा, T अपरेंट कितना होगा, एक्चुअल डेप्थ माइनस ऑफ शिफ्ट। अगर ये शिफ्ट यहाँ पर आ गया है, अगर कहीं इधर आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल डेप्थ, पूरा लिखता हूं मैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ माइनस ऑफ शिफ्ट, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ माइनस ऑफ शिफ्ट, तो अपरेंट डेप्थ T अपरेंट कितना हो गया, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। इसको हम लेकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लेते हैं, h इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। यहाँ से सरफेस इसका डेप्थ कितना ही, ठीक है, और शिफ्ट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसको S1 प्लस S2 प्लस S3 कर दिया, S1 प्लस S2 प्लस S3, उतना लिखना, यही चीज को बार बार रिपीट करना उचित नहीं है। तो देखो T1 से माइनस करेंगे, ये T1 कैंसिल हुआ, कितना बचेगा, T1 बाय U1 प्लस T2 बाय U2, और यही हमारा उस कंडीशन में भी था। तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना हो गया, T1 बाय U1 प्लस T1 बाय U1, T2 बाय U2 प्लस T3 बाय U3, सिंपल। T1 बाय U1 प्लस T2 बाय U2 प्लस T3 बाय U3। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो है, अगर इसका कंबाइंड तो इसका म्यू इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए पूछता है, कि जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3 है। तो आप बताइए कि इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, नोट नहीं करना है, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे क्या पूछेगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या मान लेते हैं, इन तीनों स्लैब का जो एक ही स्लैब है और इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्विवेलेंट है, और टोटल थिकनेस क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपरेंट डेप्थ जो रहता है वो क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ अपॉन, एक्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन म्यू, यही तो होता है अपरेंट डेप्थ। कल के क्लास में पढ़ाया था, अभी भी देखिए वही इसी तरह से आ रहा है। तो यहाँ से म्यू इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो म्यू इक्विवेलेंट आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 प्लस T3 बाय μ3। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह 2 3 से ज्यादा रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, कंटीन्यूअस ऐड करते चले जाएंगे। समेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ Ti अपॉन समेशन ऑफ Ti अपॉन म्यू i। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और उसी तरह से तीसरे स्लैब की वजह से क्या होगा, T3 * 1 - 1 बाय μ3, ठीक है। तो तीनों की वजह से शिफ्ट और टोटल शिफ्ट यहाँ पर आ गया। फिर हमने बोला ठीक है, जब शिफ्ट कितना आ गया है तो अपरेंट डेप्थ कितना होगा, जो आदमी देखेगा वो क्या बोलेगा, ये इसका अपरेंट डेप्थ है। तो ये अपरेंट डेप्थ कितना होगा, टोटल डेप्थ माइनस शिफ्ट। तो हमने लिख दिया एक्चुअल डेप्थ माइनस ऑफ शिफ्ट। तो एक्चुअल डेप्थ क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। एक्चुअल डेप्थ है T1 T2 T3 एक्चुअल डेप्थ था, और शिफ्ट कितना, शिफ्ट हमारे पास यहाँ है
तो इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो T1 यहाँ पर माइनस में T1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बचेगा, तो T1 by V1 इसी तरह T2 by V2 बचेगा और T3 by V3 बचेगा। फिर हमसे बोला गया काम करो कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इन तीनों का हमें इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला। तो बोले ठीक है भाई, हमें पता है कि इक्विवेलेंट इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लो कि वो स्लैब का टोटल इंडेक्स तो सेम रहेगा T1 + T2 + T3, और इन mu1 mu2 और mu3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग ना रख करके हमने एक इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा mu इक्विवेलेंट। तो mu इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, T1 + T2 + T3 अपॉन T अपरेंट, और डायरेक्ट हमने T अपरेंट की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया। सर एक डाउट है। पूछो। सर ये जो ऑब्जर्वर है ऊपर जिसकी आंख दिख रही है, सर ये कहाँ रख सकते हैं हम? आपने नॉर्मल लाइन का लॉन्गी को रखा है ये नॉर्मल लाइन का लॉन्गी। देखो जब कभी भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो सिर्फ ये कंडीशन है कि बाल्टी के ऊपर से ही देखोगे ना, देखना अलग साइड से देखूंगा, कुछ अलग एंगल से देखेंगे। सपोज दैट हम यहां से देखना चाहें, ठीक है, तो यहां का अलग केस है। जब हम यहां से देखेंगे तो अलग केस है, वहां पर तो ज्योमेट्री का अप्लाई करके उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रेट डायग्राम बनाएंगे। जब हम एक फार्मूला लिखते हैं स्पेशल केस के लिए लिखते हैं ना। नहीं सर, साइड से देखेंगे तो कैसे करेंगे फिर? तो उसको बताएंगे, अभी सब कुछ एक ही साथ में। साइड से देखेंगे तो प्योर एडवांस का केस का हमसे पूछ लीजिएगा अलग से, ठीक है, इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। ओके सर। सर ये आपने T2 कर दिया, क्या ये इक्विवेलेंट से सर ये T1 हां ये सर कर दिया होगा सर डायग्राम ये सही है, डायग्राम सही कहां पर है ये आपके इक्विवेलेंट से ये सर रिफ्रैक्टिव इक्विवेलेंट डायग्राम के बिल्कुल साइड में राइट है, इसके ऊपर सर ये चलो ठीक है। चलिए आप लोग के पास क्वेश्चन पहुंच गया होगा, एक बार देखिएगा। आसना भेज दी? नहीं सर, भेजती हूँ सर। भेज दो। सर कर दिए। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा आपसे। एक ऑब्जेक्ट जो है, जो कोई टैंक रखा हुआ, कोई पॉट रखा हुआ है, उसके बेस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ऑब्जेक्ट मान लो 5 का सिक्का रखा हुआ, नहीं 10 का आ गया, तो 10 का सिक्का रखा हुआ, ठीक है, और उसमें कुछ दूर तक एक फ्लूइड डाला हुआ, लिक्विड डाला हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, और जो हाइट दिया हुआ वो कितने हाइट तक है 15 सेंटीमीटर तक है। उससे ऊपर दूसरा लिक्विड है, यानी किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कंपोजिट स्लैब का, मल्टीपल स्लैब का क्वेश्चन है ये। उसके ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5 है, और डेप्थ जो हाइट कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड कर लेना है, हमें हमसे पूछा गया फाइंड एन अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ यहां पर देखो लिखा हुआ है, यही है ना, अपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, h apparent is equal to h1 by mu1 plus h2 by mu2। तो h1 by mu1 कितना होगा, h1 कितना होगा 1.5 upon 25 प्लस h2 by mu2 कितना है सॉरी h1 कितना है, h1 25 upon 1.5 प्लस h2 कितना है 15 upon 2.5। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, खुद से सॉल्व करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर देखो वही सेम क्वेश्चन है,
क्या बोलता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे फाइंड वेयर द रेज विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। क्या बोल रहा है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी लाइट रे नीचे ऊपर से आ रहे हैं क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे किधर से कैसे आ रहा है और ये किधर से ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास एयर इंटरफेस ग्लास एयर इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डायग्राम में आपको दिया जो ब्लैक पेन का यूज किया गया वो क्वेश्चन में यूज किया गया। ठीक है जो भी डायग्राम इसमें ब्लैक पेन से लिखा हुआ होगा वो क्या है क्वेश्चन से आपका एक्चुअली और जो भी आपका ब्लू से है वो हमने फिर उसको सॉल्व करने के लिए उसमें क्या क्या यूज किया है। तो ये क्या है एक्चुअल में ये किधर जाना चाहिए ऐसे सीधा आना चाहिए ऐसे ही आना चाहिए ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है एक्चुअली में लेकिन ये ऐसा होगा क्या ऐसा होगा क्या ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्या होगा यहाँ इसके जगह पर ये रहा नॉर्मल यहाँ ये रहा नॉर्मल। तो ये यहाँ से आकर के क्या होगा मुड़ जाएगा किधर जाएगा देखो रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है क्या होगा थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा। ये भी क्या हो जाएगा इधर ना आकर के थोड़ा ऐसे करके मुड़ेगा कहीं यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है तो हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड वेयर द रेज विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपको देखो ब्लैक से ये दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर तक जाकर के क्या करता था कन्वर्ज कर रहा था। तो अब आपको ये क्या फाइंड करना कहां पर जाकर के कन्वर्ट करेगा v की वैल्यू फाइंड करनी है। v की वैल्यू या एच वैल्यू या जो भी लिखा हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है ऑलरेडी μ2/v μ1/u प्लेन सरफेस के यही तो होता है। अगर इसके थ्रू नहीं जाएंगे कोई और दिमाग लगा करके जाएंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने को फार्मूला भी रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं बस μ2/v μ1/u लिखने के लिए बोल रहा हूं। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्लेक्टेड रे का। तो यहाँ पर μ2 की वैल्यू ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर ये वाला है रेड वाला रिफ्लेक्टेड रे है। तो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 और v हमें फाइंड करनी है। और μ1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और u की वैल्यू कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये 2 से क्या हो जाएगा 10 और v क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन मतलब ये जो लेवल किस क्वेश्चन का जो लेवल है नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है ऐसे क्वेश्चन आसानी से आएंगे यही लेवल ही रहना है आपका। ठीक है और इसमें तो ये भी चीज इस कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है फार्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है फार्मूला रखने की इसमें जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर बोलो। सर आपने इमेज को ऑब्जेक्ट के नीचे क्यों बनाया सर इमेज ऊपर नहीं होगा ऑब्जेक्ट के। इमेज ऑब्जेक्ट नहीं होगा देखो हम जो वेट हम जो जिस कंडीशन के बारे में तुम बोल रही है क्वेश्चन में यही तो चेंजिंग है। उसमें कि डेंसर से जब लाइट ऐसे जाता था ना तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता था इमेज यहाँ बन जाता था। ठीक है यस सर आप नीचे से नहीं जा रहा कन्वर्जिंग में है ऊपर से आ रहा है। ये सिंपल कंफ्यूजन आता ही है यही तो क्वेश्चन है उसके अलावा तो कुछ नहीं। ये देखो ये सीधे आ रहा है यहाँ पर आकर के मिल रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट किधर होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगा तो इमेज यहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर। ओके सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए इसमें कोई डाउट है पूछिए फिर एग्जांपल नंबर 16 पर आता हूं मैं। 15 भी बाकी है 15 तो ये है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है। फिगर दिख रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है कॉन्केव मिरर है वेरी गुड सो कॉन्केव मिरर बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्केव मिरर है ठीक है। कॉन्केव मिरर का रेडियस जो दिया है वो क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है रेडियस d दिया हुआ है ठीक है।
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, concave mirror figured with principal axis in a mirror transparent liquid of refractive index mu is filled up to a height d, ठीक है। और इसमें ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड पर ट्रांसपेरेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम रे को देख सकें कि कैसे कैसे कहां से क्या ट्रेवल कर रहा है, रे को पास होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, देखिए 3 टाइप के मटेरियल होते हैं ऑप्टिक्स में, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ऑपेक होते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, कंप्लीट ये लाइट को पूरा का पूरा पास होने के लिए देता है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कुछ पार्ट पास होने देता है, कुछ रोक देता है। और ऑपेक का क्या होता है, एकदम पूरी तरह से बंद कर देता है। यहाँ पर हम स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट को ट्रैवल करना चाहिए उसके लिए, और लाइट ट्रैवल करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना पड़ेगा। चलिए कौन सा होगा, ये ट्रांसपेरेंट, ये क्या करते हैं इसको, लाइट थोड़ी बहुत क्रॉस कर रही है, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। हाँ ठीक है, डी हो गया। उससे आगे क्या बोल रहा है, mu is filled up to a height defined where an axis of mirror in it should be placed so that its image will be formed on itself, ठीक है। मतलब कि कहां पर हम ये पीन को रखें, किस पॉइंट के ऊपर हम पीन को रखें, किस पॉइंट के ऊपर हम पीन को रखें कि वो जो है इमेज यहीं पर बने। तो भैया मिरर के केस में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन में है, उसके लिए पोजीशन क्या होता है 2f पर, यानी कि जो भी हम रखना चाहेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा r, ठीक है। तो जब हम यहां से देखेंगे डेंसर मीडियम, मान लो कि हमने यहां से h हाइट ऊपर रख दिया, ठीक है, h हाइट ऊपर रखेंगे तो एक फोकल लेंथ अगर बाइट में यहां पर होगा, h हाइट यहां पर रहेगा, यहां पर ये 2f यहां पर रहा मान लो, तो सपोज दैट, लेकिन अब हमें 2f यहां ना देख करके 2f कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा करंट, क्योंकि हम जब डेंसर मीडियम से देखेंगे तो यहां पर देखेगा 2f, और तो 2f की हाइट कितनी हो जाएगी, h डैश इज इक्वल टू h इनटू म्यू, समझ में आ रहा है, h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इनटू म्यू। तो यहां से यहां तक h इनटू म्यू और यहां से यहां तक गया d, तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d प्लस h इनटू म्यू। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, कितने हाइट पर हम रखेंगे, अगर हमने h हाइट पर रखा कि हमें ऊपर दिखेगा 2f पर, तो हमें इमेज में वही दिखेगा, तो h हमें कितना लिखना पड़ेगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस d बाय म्यू, r माइनस d बाय म्यू। क्योंकि देखो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह दिखना चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहना चाहिए, 2f के ऊपर हमें दिखना चाहिए। अगर हम 2f पर ऑब्जेक्ट को रखें तब इमेज वहां रहेगा, ठीक है। तो 2f आने की यहां से लेकर के r हाइट पर होना चाहिए, r के ऊपर, तो r, तो देखो अब इतना ये तो d है क्योंकि हम इसी मीडियम में, लेकिन यहां से हमें अपैरेंट दिखेगा, अगर हम h पर रखेंगे तभी तो ये ऊपर दिखेगा 2f पर, मतलब कुछ ऊपर ले जाने के लिए हमने h हाइट पर रखा, तो वो अब हमें अंदर से कितना दिखेगा, h म्यू पर दिखेगा, क्योंकि हम देख किस मीडियम से रहे, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सर पर ये क्वेश्चन में मेंशन कहा है कि सर वो डेंसर मीडियम से हम देख रहे हैं उसे, देखो हम किसी भी चीज का लेंथ ऑब्जर्व करते हैं तो कहां से करते हैं, पोल से ना, और पोल यहाँ डेंसर मीडियम वाले ही है, यहां से हमारा सारा लेंथ ऑब्जर्व हो रहा है ना। आया समझ में, आसना आवाज करना बंद हो गया, ये आज का वो समझ नहीं आता, चलो कोई नहीं, कल समझाऊंगा। यू कैन नाउ ओवर सिग्नल, आवाज नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, आज यहीं पर रखते, कल फिर इसी क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक रिवीजन कर लीजिएगा, कल हो सकता है, कल हो क्या सकता है, कल प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, कल आपका प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा और परसों आपका प्रिज्म खत्म भी हो जाएगा हमारे ख्याल से।
चलिए, थैंक यू। सर आ गया था सर। चलो ठीक है, ठीक है।